कल से आपके प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। आप उसे प्री बोर्ड नहीं माने, आप उसे मेन बोर्ड ही माने कि आप ये समझे कि भाई हमारे वास्तव में बोर्ड एग्जाम जो टाइम टेबल के अनुसार 9 मार्च से शुरू, हालांकि आपके सब्जेक्ट में बाद में होगा, 15 के आसपास होगा या उसके बाद होगा, लेकिन आप मान लें कि भाई कल से शुरू। तो आज केवल 2 प्रकार की बात मैं ये करूंगा। एक तो बोर्ड एग्जाम से पहले हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, और एक बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, इन 2 बातों पर अपना ध्यान रखें। तो सबसे पहले जैसा कि बात कर ली हमने कि 1 महीना बाकी, अब 1 महीना बाकी है, तो क्या आप लोग अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या आपने टाइम टेबल बना करके उसके अकॉर्डिंग अध्ययन शुरू कर दिया है क्या? कर दिया क्या? आपकी चुप्पी बता रही कि आप इस तरफ अभी अग्रसर नहीं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप टाइम टेबल बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग आप अध्ययन शुरू करें। जब टाइम टेबल बनाएंगे, पढ़ाई शुरू करेंगे, तो आपके सामने एक विजन होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि सब में विभिन्नताएं, सब बच्चे एक जैसे नहीं है। कोई बच्चा हो सकता है कि 90% के लिए तैयारी कर रहा होगा, कोई 90+ के लिए कर रहा होगा, कोई केवल पास होने पर ही बहुत खुला नहीं समाएगा। अलग अलग लक्ष्य, उस विजन को आप सामने रखिए और टाइम टेबल में आपके जितने भी विषय हैं सबको समय दीजिए। पहली बात, टाइम टेबल बनाएंगे, अब समय इधर उधर व्यर्थ गंवाने का नहीं है। कम से कम, जैसा सर ने बताया कि भाई 5 घंटे कौन पढ़ रहा है, तो आप में से पूछे कि आप पढ़े हैं या नाम मात्र के आप पढ़े। मेरा ये कहना है कि आज से अगर आप 6 घंटे की नियमित पढ़ाई शुरू कर दें, तो भी आप ऐसी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जिसकी शायद आप लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की। मतलब सफलता का जो स्वाद है वो जब आपको मिलेगा तो आपको इतनी खुशी होगी कि उसको आप किसी को बयान नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। हो सकता है कि जिन शिक्षकों ने आपको पढ़ाया वो कभी मिले, भविष्य में रिजल्ट आए और आपका वो परिणाम देखे, उनके मुंह से अकस्मात ऐसा निकलना चाहिए कि अरे मेरे इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए। ऐसा प्रयास आप लोगों को करना है। तो उसके लिए टाइम टेबल बना करके 6 घंटे पढ़ाई आज से शुरू करते हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि आपका कल्याण आप स्वयं कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा। इसलिए इस भरोसे नहीं रहे कि भाई कोई कहेगा कि मैं पढ़ूं या तू पढ़ तब पढ़ाई शुरू करोगी, नहीं। अंदर से एक जुनून पैदा होना चाहिए कि भाई मुझे पढ़ाई शुरू करनी है। सभी विषय को बराबर टाइम देना। प्लानिंग की बात की थी सर ने। प्लानिंग आप कैसे करेंगे? प्लानिंग करेंगे आप जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है और जो ब्लूप्रिंट है उसको आधार बना करके प्लानिंग करें। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके ब्लूप्रिंट अलग है, कौन से प्रश्न किस प्रकार के कहाँ से आने हैं, उसको अगर आप आधार बना लोगे और 5-6 मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर घर पर खुद हल करके देख लोगे, आप में इतना आत्मविश्वास आ जाएगा कि चाहे किसी भी विषय का पेपर हो, आराम से उसको आप कर पाओ। लेकिन अभ्यास जरूरी है। क्या जरूरी है? और अभ्यास के लिए सबसे पहले तो आपको पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। विद्यालय स्तर पर सारा पाठ्यक्रम आपका पूरा हो चुका है। क्या आपने अपने स्तर पर पाठ्यक्रम पूरा किया है? पहला प्रश्न, पाठ्यक्रम पूरा करना है। दूसरा प्रश्न, पाठ्यक्रम पूरा हो जाए उसके बाद उसका दोहरान करना, रिवीजन उसके बाद। फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि साहब मैं तो 6 घंटे नहीं, मैं तो 9 घंटे पढ़ रहा था, 8 घंटे पढ़ रहा था,
लेकिन जब एग्जाम आता है तो वो कहता है कि मुझे कुछ याद ही नहीं, मैं क्या लिखूंगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपने केवल पढ़ने का दिखावा किया, वास्तु पढ़ाई नहीं की है। आप अंतिम समय के लिए जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उस समय के लिए अपने खुद के नोट्स निकालिए। आपके पास कुछ कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो आपको लगे कि भाई ये मैं परीक्षा से पहले एक बार देख लूंगा तो मुझे सारा रिकॉल हो जाएगा। समझ आ रही बात? आपको वो सारी चीजें नोट्स के माध्यम से आपके पास रखना है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी जैसे नोट्स जो हैं उसके ले लिए, उसके मांग लिए, अरे भाई उसने नोट्स बनाए होंगे तो उसके हिसाब से बनाए, वो सारे नोट्स आपके ऊपर फिट बैठेंगे ये कोई गारंटी नहीं है। जैसा कि पहले कहा कि खुद की कमजोरियां और खुद की ताकत खुद ही व्यक्ति समझ सकता है। तो आपको पता है कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, तो अपने नोट्स उसी हिसाब से बनाए। अंतिम दिन मतलब परीक्षा देने जा रहे हैं, 24 घंटे पहले आपको क्या पढ़ना है? पूरी किताब पढ़ने से रहे। जो साल भर में ही नहीं पढ़ पाए तो 24 घंटे पहले कैसे पढ़ दो? उसके लिए आपको 5-6 पेज के नोट्स होने चाहिए कि भाई इनको देख लूंगा तो मुझे एक बार सारा ध्यान हो जाएगा। ये बातें तो जो है अपने को परीक्षा से पहले तक की है, यानी परीक्षा से पहले आपको क्या क्या करना है ये मैंने बताया। अब परीक्षा के समय या परीक्षा के दौरान आपको क्या करना है? जब परीक्षा का दौर चलेगा, टाइम टेबल आप लोगों ने सबने नोट कर लिया। टाइम टेबल का आप विशेष ध्यान रखिए। आपको पता होना चाहिए कि आज कौन सी डेट है, आज कौन से सब्जेक्ट का पेपर है। ऐसे उठ करके नहीं आना कि यहाँ आया पता चला कि आज तो यार मैं तो इस पेपर की तैयारी करके आया, यार आज तो कोई दूसरा पेपर है। या घर पर आप आराम से मस्ती छान रहे, यार सूचना मिली कि यार पेपर देने नहीं है, आज तो पेपर चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को टाइम टेबल का पता। आपका प्रवेश पत्र मिलेगा, प्रवेश पत्र पर आप कौन कौन से सब्जेक्ट से एग्जाम देंगे उन सारे सब्जेक्ट की डिटेल लिखी। हालांकि हमने खूब बार क्रॉस टेली करवा लिया है, फिर भी आप प्रवेश पत्र एक बार देखें तो उसमें अपने सब्जेक्ट जरूर जांच लें, क्या उसमें वही सब्जेक्ट है जो साल भर आपने पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि संस्कृत वाले के तो हिस्ट्री छप गई हो और एग्जाम देने जाओ तो पता चले यार मेरे तो संस्कृत इसमें है ही नहीं। प्रवेश पत्र जो मिलेगा तभी चाहिए। प्रवेश पत्र हमेशा साथ में लेके आना, चूंकि ये मान के चलना कि बोर्ड अपने कल से शुरू हो रहा है तो प्रवेश पत्र तो नहीं है, लेकिन जब मुख्य परीक्षा में आप जाओगे प्रवेश पत्र लेके जाओगे, जो भी आपकी सामग्री है वो भी पहले से डिसाइड कर लेनी है। पेन कौन कौन से लेने हैं और यथास्थान उनको रखना, तो अगले दिन उनको लेके आना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम देने के टाइम निकल रहे और पता चला कि पेन ही नहीं मिल रहा। जो भी पेन, पेंसिल, स्केल आवश्यक सामग्री है वो आप। आगे मुख्य बात कि जब आप पेपर देंगे, सब कुछ हो गया, अब पेपर लिखना है, तो आप में क्या स्पेशल है उसको दिखाना जरूरी है। आप में क्या स्पेशल है उसको दिखाना जरूरी है। उसके लिए चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट होता है उसमें कुछ जो भी प्रश्न है उसके कुछ कीवर्ड होते हैं, मतलब जिसको अपन कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट ऐसे शब्द होते हैं, अगर वो एग्जामिनर को दिख जावे तो उसका मन एकदम से आनंद से भर जाए कि वाह यार बहुत अच्छे शब्द लिखे, यानी जो चाहिए उसको वही लिखा, आपके अंक अच्छे मिलेंगे। तो ऐसे कीवर्ड आपने लिखे हैं लेकिन आपने उनको हाईलाइट नहीं किया तो फिर उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप अंडरलाइन करें, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लें जो भी कीवर्ड है, और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होकर के ऐसे शब्दों के नीचे अंडरलाइन नहीं करते जिनका कोई
तारतम्य ही नहीं है और उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़े, जो अपने को लग रहा है उसके नीचे अंडरलाइन करें, ताकि जैसे ही वो कॉपी खोले, पेज खुलते ही मान लो उसको 5वां प्रश्न जांचना, जैसे 5 प्रश्न वो देखे 5वां और उसमें देखे कि 4 जगह अंडरलाइन हो रही है और चारों शब्दों को जैसे उसने पढ़ा, चारों वाक्यों को जैसे उसने पढ़ा, उसे लग गया कि बिल्कुल सफिशिएंट, खूब उत्तर इसने लिख लिया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, दूसरी पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसे कीवर्ड को आपको अंडरलाइन करना। दूसरी सबसे मुख्य बात, जो सब गलती करता है, क्योंकि आपको लापरवाही की आदत पड़ी हुई, पिछले वर्ष से परीक्षा में थोड़ा चेंजेज हुआ है। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है, कुछ खंडों में डिवाइड है, खंड है, खंड ब, खंड स और खंड द, जिसमें से चाहे कोई सा भी पेपर हो, खंड ए आपका जो है वो वस्तुनिष्ठ वाला है, यानी उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वन लाइन क्वेश्चन है या फिर रिक्त स्थान, तो ये खंड ए। तो खंड ए में 3 ही प्रश्न है, लेकिन वास्तव में वो 3 नहीं है। अगर वो एबे शब्द वाले प्रश्न है तो उसमें 12 एबे शब्द हैं या और कम ज्यादा हो सकते हैं, अपने हिंदी में जैसे 12 है। रिक्त स्थान 6 है, किसी में और कम ज्यादा हो सकते हैं। और वन लाइन वाले जो क्वेश्चन है उसमें 11 भी है, 12 भी है, 10 भी है। तो आप क्या करते हैं कि आपको इन खंड ए में जो प्रश्न आ रहा है उसको आप पहले कर देते हैं, जो नहीं आ रहा उसको बाद में कर देते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि मैंने बात की ना, पहला प्रश्न जैसे आपकी क्या है वस्तुनिष्ठ, और उसमें प्रश्न कितने हैं 12 है। तो यहाँ पर जब वो एग्जामिनर नंबर देगा, जैसे ये देखो यहाँ पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न में वो नंबर देगा, तो पहला प्रश्न कितने नंबर का, 12 नंबर का। कितने नंबर का? तो यानी जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उनके सबके उत्तर एक साथ लिखने हैं। आपको 12 ही अबे के सीरियल नंबर डालने हैं, रोमन संख्या में है तो रोमन संख्या में 1 से 12 डालने हैं। पहले का जो सही है वो लिखना, दूसरे का जो सही है वो लिखना, तीसरा नहीं आ रहा जब आगे तब लिखना, लेकिन उसके लिए जगह पहले से फिक्स है कि वो सीरियल से चले। क्योंकि वो जब जांच करेगा तो देख लेगा कि आपके 12 में से मान लो 8 सही है, तो वो वहीं उसी जगह 8 नंबर दे देगा, और यहाँ जब चलाएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 में कितने चढ़ा देगा, 8। अब आप सोचिए, एग्जामिनर की जगह अपने आप को रखिए। मान लो मैंने परीक्षा दी है, मैंने 3 एबे पहले पेज पे कर दिए, फिर 3 मुझे बाद में याद आए तो 5वें पे कर दिए, फिर बचे हुए मैंने 8वें पे कर दिए, कुछ बचे हुए मैंने 12वें पे कर दिए, 2 रिक्त स्थान कहीं कर दिए, बचे हुए कहीं कर दिए। कैसे नंबर देगा? खुद सोचो कैसे नंबर देगा वो, है? उसकी कितनी मगजमारी हो जाएगी, तो सारा गुस्सा किस पे फूटेगा, आप लोगों को। तो आंतरिक खंड जिनके हैं उनके सबके उत्तर एक जगह लिखने। ऐसे रिक्त स्थान है, 6 रिक्त स्थान, प्रश्न उतारने की जरूरत नहीं है, वापस अच्छी तरह सुनते हैं, प्रश्न नहीं उतारना है क्योंकि समय 3.25 घंटे फिक्स है। और प्लानिंग है, हर प्लानिंग आपने ब्लूप्रिंट देखा होगा, उसमें लिख रखा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे अपठित गद्यांश है उसको कितना टाइम देना है, अपठित पद्यांश है उसको कितना टाइम देना है, सब लिख रखा है। तो अगर आप किसी में कम ज्यादा करेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। पेपर छोड़ना नहीं, छोड़ने वाला तो सबसे बड़ा मूर्ख है। पेपर अगर छूट गया, समझो जो संभावना है वो आपने खत्म कर दी। ध्यान दीजिए, जब जो आगे के जो खंड ब है, खंड ए में सारे उत्तर एक साथ लिखेंगे, वन लाइन वाले भी एक साथ लिखेंगे। मान लो 12 तीसरा क्वेश्चन है, एक पंक्ति में उत्तर दीजिए, उसके 12 प्रश्न है। आपको पहला आ रहा है लिख दीजिए, दूसरा नहीं आ रहा है दो डाल के, कितने वन लाइन में तो एक लाइन बढ़ती है, आप 3 छोड़ दो ना, कहाँ दिक्कत है। अरे ये कॉपी कितने पेज की, 30 पेज की, मतलब सारी ताकत लगा दोगे ना, सारी
तो भी 25 पेज पे भी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए कॉपी की चिंता नहीं करने की, मेरा कॉपी बढ़ जाएगी, कॉपी बढ़ने के लिए अच्छे से अच्छा बच्चा होगा 25 पेज से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये मेरा दावा, मैंने देख लिया पूरा पेपर हल करवा के भी देखा, बच्चों से पिछले साल की कॉपियाँ भी देखी। 25-26 पेज पे बहुत अच्छा, जिसको बहुत अच्छा आ रहा है वो बढ़ सकता है, बाकी तो 18-20 पेज तक ही निपट जाओ। तो खंडय को एक साथ करें, शब्द सीमा का ध्यान रखें। अब खंडय में 1 लाइन क्वेश्चन है, मान लिख रखा है कि 20 शब्दों में उत्तर दीजिए। अरे यार ये प्रश्न तो बहुत अच्छा आ रहा है मुझे, और जुम्मिया ने लिखवा जो एक पेज पर, उससे वो नेगेटिव इफेक्ट होगा। उसको 20 शब्दों में लिखना तो 20 नहीं लिखना, 19-20 हो सकता है। मान लो एक लाइन है तो 1.5 बढ़ दी, थक जाए, 2 बढ़ती हुई साइन कर जाए, और 2 से ज़्यादा बढ़ोगे तो फिर वो समझ जाएगा कि पागल बनाने की कोशिश की। समझ आ रही? ऐसे ही व्याख्या के भी फिक्स है, निबंध के भी जैसे 300, 350, 400 सब उसके भी फिक्स है। तो मोटा मोटा हम मानते हैं कि ये जो एक लाइन है, इस एक लाइन में आपके 10 शब्द काउंट करो। कितने? 10। अब मान लो 300 शब्द कह रहा है तो 30 लाइनें बढ़ दो, 40-50 शब्द कह रहा है तो 5-6 लाइनें बढ़ दो, क्योंकि वहाँ शब्द गिनने कोई नहीं बैठ रहा है, आइडिया लगा लेगा। लेकिन पता चल ही जाता है कि एक लाइन में अगर 7 लाइनें लिखोगे तो फिर गड़बड़ है, और 7 लाइनें के उत्तर को अगर आप एक लाइन में दे रहे हो तो ही गड़बड़ है। शब्द सीमा का मतलब तो इस प्रकार आप अगर प्लानिंग से पेपर देंगे तो अच्छे अंक। एक मुख्य बात और, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ करके हम कुछ बेवकूफियां कर देते। मान लो प्रश्न संख्या 7 है और जो तुमने तैयार किया वही आ गया, तुमने 7 लिख दिया, फिर तुमने कहा कि यार वो 7वां आ रहा है, ये 11वां मुझे नहीं आ रहा, तो आगे प्रश्न संख्या 7 और डाल के और उसका उत्तर लिख दिया, तो तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी कि नहीं जाएगी? वहां जब वो जांच रहा तब तो हो सकता है कि वो धुन में होगा, एग्जामिनर तो जांच देगा। एक बार 7 नंबर आया, मान लो 4 नंबर का, 3 नंबर का, तो 3 अच्छा लिखा, 3 में से 3। फिर वापस जांचते तुमने एक बार किया उसको दूसरे पेज पर, दूसरी बार किया 90 पेज, तो 90 पेज तक जाएगा, तब तक हो सकता है वो भूल जाएगा 7 चीज़ों को नहीं किया। लेकिन जैसे 90 पे जाएगा, 7वां जांचेगा, वहाँ भी वो दे देगा 3 में से 3। चोरी कहाँ पकड़ी गई? चोरी यहाँ पकड़ी जाएगी, वो चढ़ाएगा, अरे भाई यहाँ 7वां आएगा, वो ढूंढेगा एक में कि कितने नंबर आए, तो 7वें में लिख देगा 3, और 2 पेज का 90 पेज पे जाए, पाँचों 7वां आ गया, 7वां तो लिख रही वहीं पर, पाँचों 7वां आ गया, तो उसको काट देगा और वहाँ वो लिख देगा रिपीट, या उसको जो है दोबारा किया गया, ऐसे उसको काट के 0 नंबर। तो तुम्हारी मेहनत और समय खराब हुआ कि नहीं हुआ? क्यों करें ऐसा? हाँ, ऐसा हो सकता है कि मान लो 11वां प्रश्न नहीं आ रहा है तो नंबर 11वां ही डालें और उस प्रश्न से मिलता जुलता, उस प्रश्न से आप अपने क्लासरूम को रिकॉल करें, देखें, और उसके आसपास अगर आपका ध्यान जा रहा है तो आप उससे संबंधित जो भी याद है आपको वो आप लिख दें। तो अगर एग्जामिनर को समझ में आएगा थोड़ा बहुत तो वो आपको नंबर दे देगा। लेकिन मैंने बताया ना कि ज़्यादा होशियारी नहीं लगा, ज़्यादा होशियारी लगाओगे बस जाओ। तो ये कुछ बातें हैं जो यहाँ मैंने आपको बताई है, बेसिक पूर्तियाँ होती हैं इसमें, और वो आपको करनी ही है। 15 मिनट आपके सूट के पेपर पढ़ने के मिलते हैं, मिलते हैं पेपर पढ़ने। एग्जाम देने जब आप आएंगे एग्जैक्ट टाइम पे नहीं है, आधे घंटे का मार्जिन लेके चले, और आधे घंटे से पहले के लगभग आधे घंटे पहले एग्जाम हॉल में या उस परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाए। क्योंकि और ये अगर आप बाहर से आ रहे हैं उस हिसाब से देखें, ऐसा नहीं हो कि भाई यहाँ लेट पहुँचे, फिर आपको पता है कि वो मिनट तो 2 ही लेट है भाई, पर पूरा आपको हो जाए, सांस चढ़ जाए, घबरा जाए,
आधा घंटा तक वहाँ की चेतना बचा ठाणे ना, तो आधा घंटा उसको नुकसान हो। आधे घंटे पहले आए, पूरे रिलैक्स मूड में आप अपनी जगह बैठे और फिर पेपर देना आप शुरू करें, ठीक है ना। और ये कुछ बातें थी। आप लोगों की कोई समस्या हो तो बताएं। अब राजकुमार जी सर आपको